चलो यार बच्चों, सीएमए इंटर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट चल रहा था बेटा, जिसके अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। सब लोग ध्यान देना सभी ने। डिस्कनेक्ट, रीट्राई, ये हमने रिट्राई किया, ये और एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। चल आ जाओ। सो बायबैक ऑफ शेयर चालू करेंगे बेटा हम लोग आज। सो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ऐसी कंपनी जिनके पास सरप्लस कैश है, अल्ट्रा कैश रिच कंपनी लाइक इन्फोसिस, टाटा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं एमएनसी की बात करूं, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये कंपनी क्या करती है, अपने सरप्लस कैश को यूज कर लेती है। मुझे एक बात बताओ, अब आपके ऊपर उधारी है 10 लाख रुपए की और आपके अकाउंट में बड़े 50 लाख। अब अगर आपकी नीयत है पैसा देने की, तो आप क्या करोगे, उधारी 10 लाख की है, 50 लाख आपके पास कैश बैलेंस है, आप क्या करोगे, इस कैश को यूज कर लोगे। कैसे, उधारी वापस करके। सरप्लस कैश थी ना, तो उधारी वापस करो यार। क्या करोगे, उधारी रख के जबरदस्ती ब्याज भर रहे हो जबरदस्ती। आइडल मनी पड़ा है, आइडल मनी वेस्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं आगे आप जीवन में पढ़ोगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए से बहुत ज्यादा है, यस और नो। क्योंकि आज का 1 रुपया अगर मैं बैंक में डाल दूं, तो 1 साल बाद मुझे, अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा, 1 रुपया 10 पैसा। यानी आज का 1 रुपया फ्यूचर के 1 रुपये 10 पैसे के बराबर है, और फ्यूचर का 1 रुपया 10 पैसा आज का सिर्फ 1 रुपया है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, द वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1 टुमारो। तो आइडल मनी पड़ा रख के कोई मतलब वाली बात है क्या? इसलिए उस आइडल मनी को कंपनी क्या करती है, रीपे कर देती है। किसको, टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, टू द रिस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर्स। वैसे एक ही रास्ता नहीं है आइडल कैश को यूज करने के, हजारों रास्ते। मेरे पास आओ, मैं बताता हूं कितने सारे रास्ते कैश यूज करने के। पहला वाला रास्ता, कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है तो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है तो कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर लेगी। कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है तो कंपनी हाई डिविडेंड पे करेगी। उससे क्या होगा, मार्केट में उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लेगी। रिडीम करना मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन मींस रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल टू द रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो कंपनी अपने डिबेंचर्स रिडीम कर लेगी। कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रख लेगी, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी। और कंपनी के पास अगर सरप्लस कैश है तो वन ऑफ द रास्ता बायबैक भी कर लेगी। बायबैक किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का। बायबैक किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का। और इसके लिए कोई कोर्ट ऑफ लॉ की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को लीगली अलाउ करते हैं कि कंपनी अपने भूतकाल में इश्यू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद सकती है, यस और नो। कब करती है कंपनी इस टूल का इस्तेमाल, जब कभी भी बेजान मार्केट होता है, स्लगिश मार्केट, बेजान मार्केट। सो बेजान मार्केट में क्या होता है, कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस गिरते रहती है, बराबर है। उसकी ट्रू वैल्यू से उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू काफी कम हो रही है। देखो, कंपनी के शेयर्स की ट्रू वैल्यू होनी चाहिए 110 रुपए, उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू हो गई 80 रुपए। अरे ये तो गलत चीज है। Whenever the current market prices are much lesser than its true value, तो समय कंपनी बायबैक ये टूल का इस्तेमाल करती है। कैसे, कंपनी मार्केट में ऑफर लेके आती है बायबैक। मान लो इन्फोसिस कंपनी बोल रही है, मैं आप सभी को ऑफर देती हूँ, मार्केट प्राइस चल रहा है 80, मैं आपके शेयर 90 में वापस खरीदना चाहती हूँ। वाह वाह, लोग बेच देंगे, ये सर नो। कंपनी अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है। इससे क्या होगा बताओ तो जरा। जैसे ही कंपनी ने मार्केट में ऑफर लेके आया कि मैं अपने शेयर वापस खरीदना चाहती हूँ, यानी मार्केट में शेयर्स खरीदने की डिमांड बढ़ गई। वो डिमांड किसने बढ़ाई, खुद कंपनी ने। लीगली अलाउड है, इलीगल नहीं है। सो कंपनी ने अपने शेयर्स वापस खरीदने की डिमांड बढ़ा दी मार्केट में। और आप सभी ने बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, जब कभी भी कोई चीज की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। कितने बढ़ेगी, 110 तक आ जाएगी। सो कंपनी इसे एज अ टूल इस्तेमाल करती है टू मेंटेन द गिरता हुआ शेयर प्राइस इन द केस ऑफ स्लगिश मार्केट, यस और नो। सो जब कभी भी बेजान मार्केट है तो कंपनी क्या करती है, बायबैक के जरिए मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है। और मार्केट में डिमांड अगर क्रिएट हो गई तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड सप्लाई का रूल पढ़ा है ना सभी ने, कि मार्केट में शेयर्स तो होती है। सो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो सोच रहे थे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा, जैसे उनको दिखा मार्केट प्राइस 80 है लेकिन कंपनी ने बायबैक का ऑफर कितने का दिया, 90 का,
लोग फटाफट से अपने शेयर बेच देंगे और कंपनी वो शेयर्स खरीद लेंगे, खरीद के डिस्ट्रॉय कर देगी। सो कंपनी का बैलेंस शीट का असेट साइड कैश कम और लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी कम। यस और नो? बैलेंस शीट अगेन टैली और शेयर की प्राइस भी बढ़ गई, शेयर की प्राइस भी बढ़ गई। और क्या फायदा है बेटा? और कब कब बायबैक यूज करते हैं? बायबैक के फायदे बता दो पहले, क्यों करती है बायबैक? नहीं तो पता चला हम लोग बायबैक पढ़ रहे, बायबैक क्यों करते हैं पता ही नहीं। इसके काफी सारे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, कोई कोर्ट ऑफ लॉ की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपने सेक्शन 68, 69 और 70 फॉलो करना है। कंपनी लॉ में देखोगे आप। सो ये तीनों सेक्शंस के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना है। और अगला क्या, बायबैक का फायदा क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी अपने इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद लेगी ना, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे। अब तुम बताओ, पहले एक रोटी 4 लोग खाते थे, बायबैक करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स बच गए 3, वही एक रोटी यानी प्रॉफिट अब कितने लोग खाएंगे? 3, यानी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा। यस और नो? अर्निंग पर शेयर बढ़ गया तो आरओआई भी बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओहो, दूसरा फायदा, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, आरओआई बढ़ गया। कंपनी के पास जो सरप्लस आइडल कैश पड़ी थी वो यूज हो गई। पहले जो मार्केट में डाइवर्सिफाइड इक्विटी था, अरे गहरा नथु गहरा सभी के पास कंपनी के शेयर्स थे। अब जो भी फालतू लोग थे उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। इक्विटी जो थी, जो पहले डाइवर्सिफाइड थी, अब कैसी हो गई? कंसोलिडेट। मुझे एक बात बताओ, डाइवर्सिफाइड ओनरशिप ज्यादा अच्छी है कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके और 3 बॉयफ्रेंड रहे हुए, मतलब ओनरशिप कैसी है? डाइवर्सिफाइड। वो ज्यादा अच्छा कि वो अकेली, मेरी सिर्फ अकेली की गर्लफ्रेंड रहेगी, वो ज्यादा अच्छा है? कंसोलिडेटेड ओनरशिप कभी भी ज्यादा अच्छी है, डाइवर्सिफाइड ओनरशिप नहीं होना चाहिए। हमारे पास सरप्लस कैश है, वापस कर दो। अगला फायदा, सरप्लस कैश को हमने यूज कर लिया, क्योंकि खाली पीली बैंक में पैसा पड़ा है वो वेस्ट ऑफ मनी है। आपके पास आपने 100 रुपए संभाल के रखे, एक साल बाद भले आपके पास 100 रुपए की नोट है, लेकिन उसकी वैल्यू 97, 98 हो गई। क्यों? इन्फ्लेशन। आज के 100 रुपए एक साल बाद के 100 रुपए से ज्यादा है, यानी एक साल बाद के 100 रुपए कम हो गए। समझ में आया क्या? अगर आपके पास आइडल मनी पड़ा हुआ है और आप उसको 1 साल 2 साल तक वैसे रखते हो तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। रीजन? इन्फ्लेशन। देखो सरप्लस कैश, और यहाँ पे 2-3% मतलब क्या है? करोड़ों में बात चली जाती है। 2-3% भी मतलब कंपनी में अगर 1000 करोड़ का बायबैक है, अगर आपने 1000 करोड़ से बायबैक नहीं किया, खाली पीली आपके पास 1000 करोड़ पड़े रहे, तो 2-3% से भी उसकी वैल्यू कम होगी तो 20-30 करोड़, 20-30 करोड़, बाप रे बाप, किसको बोलते हैं? ये सुनो। अगला फायदा, मार्केट में बहुत सारे हमारे शेयर्स थे, डाइवर्सिफाइड ओनरशिप। बायबैक के पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा डर सताए रहता था। कौन सा? रातों रात किसी ने मेरे कंपनी के शेयर्स को दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनी ने बाय कर लिए तो उसका मेरे ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। आपके शेयर्स, मान लो 70% शेयर्स मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर कंपनी ने अगर मार्केट से 40% शेयर भी खरीद लिए, 50% भी शेयर खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं उसने जाने अनजाने में आपको टेक ओवर कर लिया। सो बायबैक कोई और खरीदे उससे पहले कंपनी खुद ही अपने शेयर्स बायबैक के जरिए खरीद लेती है, ताकि किसी और को खरीदने का मौका ही ना मिले। प्रिवेंशन फ्रॉम द अनवेलकम टेक ओवर। कोई और हमें अनवेलकम टेक ओवर कर लेगा जो हम चाहते नहीं है, इसलिए मैंने बोला अनवेलकम। कोई और हमारे शेयर्स खरीदे और हमारे ऊपर सर पे आके बैठ जाए मालिक बन के, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उससे पहले कोई और खरीदे, हम ही खरीद लेते। सो बायबैक के जरिए हमने अनवेलकम टेक ओवर होने से रोक लिया। बाप रे बाप, इतने सारे फायदे हैं बायबैक के। गिरती हुई शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, है ना? स्लगिश मार्केट में शेयर प्राइस कम हो गई थी, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे एडवांटेजेस है बेटा बायबैक के। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, ईपीएस बढ़ जाएगा, आरओआई बन जाएगा। वी कैन सर्व द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। इतने सारे लोगों को सर्व करना, बायबैक कर लिया, लिमिटेड ओनरशिप है, लिमिटेड लोगों के हाथ में, उनको अच्छे से सर्व कर सकता हूं। वी कैन सर्व SERVE, सर्व द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर पे 10-12 मेहमान आ जाते हैं, उनको सर्व करने में कितनी मुश्किल होती है। वही 2 मेहमान आए, आप उनको कहीं पे भी, एक को इधर बिठा दिया, एक को इधर बिठा दिया, चल चाय पी के आते, चल खाना खा लेते, आराम से हो जाता ना, रूटीन में एडजस्ट हो जाता। वही 10-12 लोग आ गए तो आप सर्व कर पाओगे क्या अच्छे से? नो। सो सेम यहाँ पे भी है। सो इतने सारे बायबैक के एडवांटेजेस है। सो बेसिकली बायबैक क्या होता है? व्हेनेवर अ कंपनी हैव सब्सटेंशियल और सरप्लस कैश, इन दैट केस कंपनी मे यूटिलाइज सच कैश इन द बायबैक। यस और नो? सो सरप्लस कैश के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे यूज है। वन ऑफ द यूज क्या है? बायबैक। सिर्फ एक यूज नहीं है, वन ऑफ द यूज है क्या? बायबैक। सो कंपनी ने भूतकाल में जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, वो इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से वापस खरीद रही है। हाँ, इसके फायदे हैं तो साथों साथ इसके कुछ कंडीशंस भी है, नुकसान नहीं है, कंडीशंस। पहली कंडीशन, जो कंपनी बायबैक करना चाहती है उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है? MOA, AOA, बरोबर ना?
दीज आर द टू चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। एमओए के अंदर में क्या दिया रहता है? मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव। मुझे ज्यादा कंपनी लॉ पता नहीं है, बट जो बताया वो थोड़ा सा बता देता हूं। एओए में क्या दिया रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो एओए के अंदर में बायबैक करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। पता चला कंपनी की एओए में अथॉरिटी नहीं है बायबैक की, आप बायबैक कर पाओगे क्या? तो जाओ जाकर के पहले जाकर के अपना एओए चेंज करो, उसके बाद बायबैक की बात करना। सो पहली कंडीशन बायबैक की, एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए, यस और नो। दूसरा, बायबैक सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स का ही होगा, पार्टली पेड शेयर्स का बायबैक नहीं होता। दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। एक बार आपने बायबैक अगर अनाउंस कर दिया तो आप अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते। एक बार अगर आपने बायबैक बोल दिया तो वो बायबैक 12 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको सिर्फ कंपनी एक्ट का सेक्शन 68, 69, 70 फॉलो कर लिया तो भी चलेगा, यस और नो। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद आप जब भी बायबैक करोगे तो उस समय आपके जो इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ शेयर मान लो 1000, तो आप मैक्सिमम 250 शेयर्स का ही बायबैक कर सकते हो। बोलो कितना परसेंट हो गया? 25%। सो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज द 25% ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग। 25% से ज्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगली कंडीशन, आप बायबैक करने के लिए पैसा यूज करोगे, पैसा, फंड, रिसोर्स, पैसा, यस और नो। तो आप मैक्सिमम कितना पैसा यूज कर सकते हैं मालूम है? आपका पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों की टोटल कर लो, वो टोटल का 25% ही आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। वेट, दो है 25% की कंडीशन, एक है 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स और दूसरा है 25% ऑफ द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में क्या क्या आएगा? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और एक अंदर की बात बताऊं, बायबैक के लिए फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले लेना, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट एट ऑल अ फ्री रिजर्व। बट सेक्शन 68 कहता है कि मुन्ना बायबैक जब भी तू करेगा तब सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व के जैसे ही ट्रीट कर, यस और नो। सो सिर्फ कंपनी लॉ में यही एक जगह है जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? फ्री रिजर्व। बाकी कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व बना दिया बाकी हर जगह पे, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से भी आप डिविडेंड दे सकते हो, बट पॉसिबल है क्या? नो। सो सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व एट ऑल। बट एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बायबैक के पर्पस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या ट्रीट करोगे? फ्री रिजर्व। तो वो जो फ्री रिजर्व है ना प्लस पेड अप कैपिटल, इन दोनों की टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इस टोटल का कितना लेंगे? 25%। उतने ही पैसों का मन्नी पिस्सा, उतने ही पैसों का आप क्या करोगे? बायबैक। डोंट वरी, सारी कंडीशंस एडवांटेजेस में लिखवा के दूंगा और अपने नोट्स के अंदर में भी रहेगी, यहां पे भी बताऊंगा, चिंता मत करना। आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया है बायबैक के लिए क्या है तो क्या करना है, यस और नो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, कंपनी अपना शेयर वापस खरीद रही है 90 रुपए में। बोलो यहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम लिया कि दिया? कंपनी अपना ही शेयर वापस खरीद रही है, फेस वैल्यू कितना है? 10, और कितने में खरीद रही है? 90 में। सो कंपनी शेयर होल्डर को कितना दे रही है? 90। बोलो कितना प्रीमियम दिया? 80 रुपीज का प्रीमियम दे दिया, यस और नो। तो प्रीमियम आने वाला प्रीमियम है कि जाने वाला? जाने वाला। फायदा या नुकसान है? अरे रे नुकसान है। अब इस नुकसान को हमेशा छाती पे लेके चलना है क्या? नो, इस नुकसान को हमें राइट ऑफ करना होगा, क्योंकि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट, वो लोग क्या कहते हैं मालूम है? तुम कभी भी तुम्हारे बैलेंस शीट के असेट साइड में हमेशा लॉस को अपनी छाती पे बांध के चला के नहीं रह सकते। उस लॉस को आज नहीं तो कल राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। और लॉस को मारने के लिए क्या चाहिए? फायदा। विलन को मारने के लिए क्या चाहिए? हीरो। वैसे लॉस को मारने के लिए क्या चाहिए? फायदा। तो ये बायबैक वाला जो प्रीमियम है हमें धीरे धीरे क्या करना है? राइट ऑफ करना है, सेट ऑफ करना है, मार देना है। किसकी मदद से? फायदे की मदद से। कौन कौन से फायदे अवेलेबल है? पुराना वाला फायदे वाला प्रीमियम जो हमने रिसीव किया था, इशू ऑफ शेयर्स में जो प्रीमियम रिसीव होता है फायदे वाला है ना, तो वो प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, इसकी मदद से हम लोग इस लॉस वाले प्रीमियम को मार देंगे। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली इसकी हम लोगों को क्या करना है? अकाउंटिंग भी करना है, यस और नो। सो थोड़ा बहुत आइडिया है बायबैक क्या है तो? पक्की बात? चलो देखते बेटा, आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। हाँ बोल मुन्ना। ओहो, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो एक मूवी थी ना, यू आर गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे ध्यान देना। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कौन से 25%? मार्केट वाले की कोई भी चल सकता है। अब कंपनी के शेयर्स किस किस के पास होते हैं? कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में भी होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। ओपन मार्केट और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में फर्क क्या है? देखो, ओपन मार्केट बोल दिया तो आम जनता, मैंगो पीपल के पास, और एग्जिस्टिंग शेयर्स में भी डायरेक्टर्स प्रमोटर्स के पास होंगे, यस और नो। और भी एक जगह है, कंपनी ने ईसॉप के स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए थे, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यस और नो।
जैसे देखो कंपनी अपने एम्प्लॉय को गाजर देती है, क्या देती है? गाजर। कैसे? काफी बार आप लोगों को पता होगा कि एम्प्लॉय कंपनी में आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ऐसी कंपनी का डूबना तय है। तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाना चाहिए, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या बोलती है? हे एम्प्लॉय सुन, अगर तू 5 साल तक इसी कंपनी में रुक जाता है तो 5 साल बाद जो भी शेयर का मार्केट प्राइस रहेगा उससे मैं तुझे एकदम कम में शेयर्स खरीदने का मौका देता हूं, ये तेरा राइट है। कंडीशन क्या है? 5 साल तक यही रुकना है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉय के पास भी है, कंपनी के शेयर ओपन मार्केट में भी है, कंपनी के शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास भी है, तो तीनों में से बायबैक कर सकती है। आपका जवाब आया। सो बायबैक कहां से हो सकता है? कहीं से भी, एम्प्लॉय से भी, ओपन मार्केट से भी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी, राइट। चलो आगे, और किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का? चलो डन। सो आ जाओ। सो बायबैक की मैं बात कर रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। बायबैक की बात करने के पहले मैंने आपको अभी तक जो भी बताया वो सारी चीजें लिखवा देता हूं, कंडीशंस लिखवा देता हूं, अकाउंटिंग एंट्री बताता हूं, और उसके बाद हम लोग आपके मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब थ्योरी पढ़ेंगे मतलब क्रॉस चेक करेंगे हमने जो जो पढ़ा वो सब मॉड्यूल में है कि नहीं है। चल आ जाओ, लिखो मस्त पैकी एकदम प्यारा सा हेडिंग दो, बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स। दो बेटा हेडिंग, बायबैक ऑफ शेयर्स। ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन 68 टू 70, ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन 68 टू 70। सेक्शन याद नहीं रखा तो भी चलेगा, सेक्शन याद रखना कोई कंपल्शन नहीं है, ना अकाउंट्स में ना लॉ में। डन। चल अच्छे ध्यान देना, लिखो बेटा फटाफट से। वेन एवर अ कंपनी हैव सरप्लस कैश, बराबर है, कंपनी में यूज, देखो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, सच कैश, या तो क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी, खुद ही को एक्सपांड कर लेगी, एक्सपांशन, या फिर क्या करेगी? हाई डिविडेंड पे कर देगी, हाई डिविडेंड पेमेंट, या तो क्या करेगी? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इनका पैसा वापस कर देगी, या तो क्या करेगी? रीपेमेंट ऑफ डेट, या तो क्या करेगी? बायबैक, बायबैक। सो हम लोग अभी कहां पे खड़े हैं? यहां पे बायबैक में। ये सुनो, हम लोग कहां खड़े बेटा? बायबैक में, राइट। सो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। कंपनी में यूज सच कैश फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। अब ये बायबैक के नीचे ऐसा धनुष्यबान बनाओ, शिवसेना, युवा सेना, जो भी इसको कहना है। अब हमें पता नहीं धनुष्यबान किस चीज का ये है ना, शिवसेना का है कि युवा सेना का है? शिवसेना है, कुछ लोग युवा सेना बोलते हैं, समझे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे? हो गया, ठीक है, बनाओ धनुष्यबान बनाओ। जबरदस्ती यार हमको कंफ्यूजन क्रिएट कर देते। वैसे ही सीएमए का इतना सारा पढ़ाई है, अब उसमें जब भी धनुष्यबान बनाऊंगा तो मुझे दोनों नाम बोलना पड़ेगा। अब अच्छा खासा अभी तक एक ही नाम था। चलो आ जाओ। सो बायबैक में कर रहा हूं, अब अच्छे ध्यान दो बेटा, क्यों कर रहा हूं बायबैक? सो सिंस, ऐसा लिखो, सिंस जो कि सरप्लस कैश कंपनी है ना, सारे पॉइंट को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में लिख रहा हूं, में यूज सच कैश, ये सारा एक ही सेंटेंस है, सिर्फ इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं। मैं यूज सच कैश इन बाइंग इट्स ओन
equity share if it means company, if it thinks that company's share prices are lower than its true value. ओके, कंपनी के शेयर की प्राइस उसके ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम है, कंपनी की शेयर प्राइस इज मच मच लेसर देन इट्स ट्रू वैल्यू, बराबर है ना। कंपनी को लगता है कि उसकी शेयर की प्राइस उसकी ट्रू वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम है, देन ऐसा कब होता है, ऐसा जनरली कब होता है, ऐसा देखो, ये देखो ऐसा, फिर से एक धनुष्मान बना के लिख लो, ऐसा कब होता है, जनरली इन स्लगिश मार्केट, स्लगिश बेजान मार्केट, देन कंपनी में यूज, ये मैंने लिखा बीबी, बीबी क्या है, बीबी क्या है, बीबी बायबैक, वेरी गुड, कंपनी में यूज बायबैक as a tool to support its share price, कंपनी के गिरते हुए शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी बायबैक का ये टूल का इस्तेमाल करती है। सर कैसे, क्योंकि बायबैक की वजह से मार्केट में क्या पैदा हो जाएगा, ऑफर, डिमांड पैदा होगी तो शेयर्स का गिरता हुआ प्राइस बढ़ जाएगा। लिखा सभी ने, इस्तेमाल करती है बायबैक के टूल को। नाउ अब मुझे बता दो इसके एडवांटेजेस, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या है बेटा बायबैक के एडवांटेजेस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे। पहला वाला, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी अथॉरिटी और CLT और NCLT, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, CLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो कोई भी अथॉरिटी से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पहला फायदा। नहीं तो बहुत टेंशन रहता है, अगर आपको बोला किसी अथॉरिटी की परमिशन लेना है मतलब पैसा खिलाना है। सो पहला फायदा। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस और आइडल मनी, जो भी पैसा आपके पास आलसी पड़ा है उसका यूज हो गया। एडिशनल एग्जिट रूट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वरना आप सभी को मालूम है इक्विटी शेयर कंपनी में सबसे लंबे समय के लिए होते हैं। एक बार इक्विटी शेयर ले लिया कि वो इक्विटी शेयर्स कब तक है, जब तक कंपनी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होना तय है 5 साल, 10 साल, 15 साल, मैक्सिमम 20 साल, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल। लेकिन इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन तय है क्या, नो, कब तक, जब तक कंपनी रहेगी तब तक। अरे अब तो फंस गया बेचारा इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसीलिए उसके लिए एडिशनल एग्जिट रूट है। किसी ने अगर सोचा कि नहीं मेरे शेयर वापस कंपनी अगर खरीद लेगी तो मैं बाहर हो जाऊंगा, पर आज की तारीख में एडिशनल एग्जिट रूट क्या है, BSE NSE मार्केट में बेच दो। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो, लेकिन अनलिस्टेड है तो वो तो फंस गया ना बेचारा, शेयर होल्डर का पैसा तो फंस गया, कंपनी लिस्टेड है नहीं, कहां बेचेगा, घर घर जाके पूछेगा क्या, आलू ले लो, कांदा ले लो, शेयर्स ले लो, नो, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये एडिशनल एग्जिट रूट है, ये भी एक फायदा है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप, फटाफट से लिख लो, कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप। ये हमने पॉइंट अभी सारे एक्सप्लेन किए, बस मैं आपको शॉर्ट में लिखवा के दे रहा हूं, कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप। उसके बाद टू सर्व इक्विटी मोर एफिशिएंटली, टू सर्व इक्विटी मोर एफिशिएंटली। लिमिटेड लोग रहेंगे, उनको अच्छे से सर्व कर पाएंगे, यस और नो। उसके बाद देखो ऊपर जाने वाला एरो मतलब क्या है, इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन EPS, इंक्रीज इन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कम हो गया, प्रॉफिट उतना ही है, बराबर है क्या, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो आंसर बड़ा हो जाता है, बराबर है। उसके बाद
ये हो गया, नो अप्रूवल हो गया, एडिशनल एग्जीक्यूटिव रूल हो गया, ईपीएस आरओआई बढ़ गया, है ना। और ये ले लो, सपोर्ट टू शेयर प्राइसेस, सपोर्ट टू द शेयर प्राइसेस, दैट्स इट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ द बायबैक, क्योंकि उन्हीं कंडीशन के भरोसे हम लोग सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हीं कंडीशंस की मदद से हम लोग सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यस और नो, बरोबर। लिखा, लिखो, कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ बायबैक, लिखना है बेटा सभी ने, कंडीशंस ऑफ द बायबैक। सर स्लगिश मार्केट के राइट साइड में क्या है, ये ले बेटा, लिख ले बेटा, हाँ बेटा, अच्छा अब कोई स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, कट रही है थोड़ी सी, रुको अभी ठीक किए देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, नाउ ऑल राइट, ओके, 7 पॉइंट इंक्रीज इन आरओआई, राइट, 7 पॉइंट इंक्रीज इन आरओआई, 8 पॉइंट सपोर्ट टू शेयर प्राइसेस, राइट, हेलो हेलो हेलो, लैग हो रहा है, लैग नहीं होना चाहिए, एक बार चेक करो, अभी ठीक है, स्क्रीन लोड हो रही है, ठीक है, एक सेकंड वेट करो, कीप ब्रीथिंग, सांस लेते रहो, चिंता मत करो, आ जाएगी स्क्रीन। देख अब आगे रहेगी, जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, हाय, लैग है अभी भी, जस्ट अ सेकेंड, इधर क्या थोड़ा मौसम खराब है, बारिश वारिश चल रही थोड़ी, लैग आ रहा है अभी भी, एक सेकेंड, हाँ मैं अभी कर लेता हूँ। अब चेक करो, यस हेलो, अब चेक कर बेटा, स्क्रीन लोडिंग हो रही है, अच्छा ये ले, अब फाइनल हथकंडा मेरा, जब कुछ काम नहीं आता है तो आखिरी में ये जरूर आता है काम, हाँ हाँ, अब चेक कर, अब चेक कर, होना ही चाहिए, अब नहीं हुआ तो डिग्री फेंक दूंगा मैं, देखा बोला मैंने, अब हो जाएगा, स्क्रीन तो दिख रही है ना पर अभी, देखो स्क्रीन लोड हो रही है, हेलो एक सेकेंड, देखो बच्चों, नौटंकी मत करो यार, सच्ची ईमानदारी से बोलो,
अरे यार कैसे बच्चे, स्क्रीन मेरी स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ नहीं बोला, स्क्रीन तो है ना, प्रॉपर है ना, सब है ना। एक सेकेंड। हाँ बेटा एक काम करना, वापस से ज्वाइन करना, एक बार सेशन से बाहर आ जाओ और फिर से ज्वाइन करो। यस, हमारी टेक्निकल सुपरस्टार निकिता मैम। चैतन्य कैसी है? बस स्टार्ट। हाँ कोडेक, हाँ अब आ जाएगा, ये तो चालू है। थैंक यू सर। चलो आ जाओ यार बच्चों। सो ध्यान देना सभी ने, बायबैक चल रहा था, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा बीच में एक 10-12 सेकंड का ग्लिच आया होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया रहेगा। ठीक है चलो आ जाओ, आपको एक कंटिन्यू में रिकॉर्डिंग दिख रहा है राइट। सो मुन्ना ध्यान देना, हम लोगों का बायबैक चल रहा था बेटा, बायबैक के हमने एडवांटेजेस देख लिए, बायबैक का थ्योरी देखा, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया थोड़ा सा। अब बायबैक की कुछ कंडीशंस लिखवा करके दे रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन है बायबैक की, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी, कहां पे, इन AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर AOA आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो आप बायबैक नहीं कर सकते, यस और नो। दूसरी कंडीशन लिखो बेटा, बायबैक मस्ट बी ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बाय बैक और बॉट बैक। पार्टली पेड शेयर्स का बायबैक नहीं होगा। सर अगर किसी कंपनी के पार्टली पेड शेयर्स है फिर भी कंपनी को बायबैक करना है तो जा जाके पहले उस पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट कर, उसके बाद ही बायबैक कर। पार्टली पेड का बायबैक नहीं होगा, बायबैक मस्ट बी ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। उसके बाद तीसरा, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना पॉसिबल है बेटा, 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसको बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। बायबैक करने के पहले आपको ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा। आप जो बायबैक कर रहे हो कहीं वो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स के 25% से ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा है तो नहीं चलेगा। सो टेस्ट करना है आपको पहले। सर बायबैक के लिए रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है क्या? हाँ। सो देखो जरा प्लीज ध्यान देना, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। बायबैक के लिए कौन सा रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है? स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ना थोड़ी सी छूट दी आपको कि अगर आपका बट इफ, लिखो आगे ब्रैकेट में, इफ योर बायबैक इज लेस देन और इक्वल्स टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, then no need of, बोलो, स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर आपका बायबैक 10% या उससे कम है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के तो स्पेशल रिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। तो सर फिर वहां पे क्या लगेगा? नो, इवन बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। बोर्ड रिजोल्यूशन इज सफिशिएंट। ओके, फ्री रिजर्व, FR फ्री रिजर्व। सो हो गया, हिसाब बराबर हो गया। देखो आपको समझ में आएगा अब ये पॉइंट। अप टू 10% का बायबैक है, चल भैया स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत में नहीं। कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैर पड़ने का काम है, तेल लगाने का काम है, आओ रे प्लीज स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो रे। नो, 10% तक का बायबैक है, जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया। सो ध्यान देना बेटा। ऋषभ सर आ जाओ, देखो कंडीशंस ऑफ बायबैक हम लोग देख रहे हैं बेटा।
ध्यान देना, कंडीशंस ऑफ बायबैक चल रहा है हमारा। कंडीशन के अंदर में पहली कंडीशन हमने देख लिया ऋषभ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। फुल्ली पेड शेयर्स का ही बायबैक होगा, पार्टली पेड का, आधे कांडों का, लूलो लंगड़ों का बायबैक नहीं होगा। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना है, जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 25% ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में बायबैक कर सकते हो। और उसके बाद बायबैक के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपका बायबैक 10% या उससे कम है ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, देन नो नीड ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, वहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन भी सफिशिएंट है। बरोबर है, म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोर्ड मीटिंग के अंदर में रिजोल्यूशन पास करके 10% तक का बायबैक तो कभी भी कर सकते हैं, यस और नो। पर अगर जैसे ही 11% हो गया, बोलो कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल। 12 स्पेशल, 24 स्पेशल, 25 स्पेशल, 26 अलाउड ही नहीं है, स्पेशल लाओ, कुछ भी लाओ। यूनानिमस रिजोल्यूशन भी पास कर लिया तो भी पॉसिबल नहीं है। सर कुछ तो रास्ता होगा, हाँ जाओ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके अप्लाई करो, वो अगर आपको अलाउ करेगी तो कर लो। अलाउ कब करेगी वो, यस और नो। चलो आगे। सो उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, ध्यान देना सब लोग। उसके बाद नेक्स्ट फिर से लिखो, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ये कौन से टेस्ट है, ये है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स पैसा, मनी, फंड्स, रिसोर्सेस, रिसोर्स टेस्ट। आप कितने नंबर बायबैक कर सकते हो, तीसरी कंडीशन बता रही है। आप कितने रुपए का बायबैक कर सकते हो, पांचवी कंडीशन बता रही है, रुपए, नंबर्स। बरोबर है क्या, कितने रुपए का बायबैक कर सकते हैं, रुको अभी बताता हूं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से पेड अप शेयर कैपिटल लो प्लस फ्री रिजर्व लो, दोनों की टोटल कर लो, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस कर लेना तो नंबर मिल जाएंगे। पेड अप कैपिटल लो फ्री रिजर्व इंटू 25% कर दिया, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 25% कर दिया। पेड अप कैपिटल है 100 रुपए, फ्री रिजर्व है 100 रुपए, टोटल हो गया 200। 200 का 25% कितना होता है, 50 रुपए। तो भैया पांचवी कंडीशन बोलती है तू 50 रुपए का ही बायबैक कर सकता है। और बोल तेरी बायबैक प्राइस क्या है, 10 रुपए, तो कितने शेयर बायबैक कर सकता है, 5। और कंडीशन 3 बोलती है, रुक तेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितने हैं बेटा आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मान लो 100। बोलो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना है बेटा, 100 का 25%, मैक्सिमम 25 कर सकता है। अरे सर कंडीशन 3 बोल रही है 25 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, कंडीशन 3 बोल रही है 5 शेयर बायबैक कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों कंडीशन की इज्जत रखनी है तो आप कितना बायबैक करोगे, 5, क्योंकि ये क्या बोलता है मैक्सिमम 25 कर सकते हैं, मतलब 25 से कम चलेगा ना। ये बोलता है मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, तो दोनों को खुश रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लोअर है उतना बायबैक कर लो। सो 5 अगर बायबैक किया तो ये भी खुश, और 5 बायबैक किया, इसने मैक्सिमम 25 बोला था ना, मतलब 25 से कम चलेगा तो ये भी खुश। अच्छा मतलब सर आपको कंडीशन अप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बायबैक निकालना पड़ेगा। ये कंडीशन बोलती है इतने बायबैक कर सकते हैं, ये कंडीशन बोलती है इतने बायबैक कर सकते हैं, ये कंडीशन बोलती है इतने बायबैक कर सकते हैं। और अगर तीनों को खुश रखना है तो तीनों में जो लोएस्ट नंबर ऑफ बायबैक आएगा उतना हम लोग करेंगे। तो तीनों कंडीशन खुश, एक भी कंडीशन को नाराज नहीं करना है। आगे नेक्स्ट, आगे लिखो, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो। क्या बोला बेटा, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो शुड नॉट बी मोर देन, देखो मैंने क्या लिखा, शुड नॉट बी मोर देन 2:1। सो पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। क्या होता है बेटा डेट इक्विटी रेशो, ये इसके आगे ब्रैकेट में लिखो डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। ध्यान देना, लिखा बेटा। अब ये क्या चीज है, अच्छे से ध्यान देना सब लोग, होना बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, गावरान लैंग्वेज में बताता हूं, ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, आपको धंधा शुरू करना है ना। मान लो ये ऋषभ भाई है, ये बोल रहे हैं कि सर मैं पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अंडा भुर्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो मैं अंडा भुर्जी का एक बहुत अच्छा आउटलेट, एक क्या बोलते हैं लाइव किचन है ना, सेट करना। अरे मजाक में मतलब, लाइव किचन वाले बहुत पैसा कमाते हैं, रोज का 4-5 हज़ार रुपए का उनका प्रॉफिट हो जाता है, 1.5 लाख रुपए ना, शाम में 5 से रात को 11 तक धंधा करते हैं, खत्म, दिन भर ऐश।
तो उसने बोला ऐसा ऐसा है। मैं बोला ठीक है, मैं से क्या चाहता है? बोले सर देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर में, आप उन लोग पार्टनरशिप में धंधा करते, पैसा तुम्हारा काम मेरा। बोला ठीक है, पैसा मेरा है तो ठीक है। मैंने बोला कितना? उसने बोला सर आपसे मेरे को 9 लाख रुपए चाहिए। बोला ठीक है, कितना पैसा लग रहा है पूरे धंधे में? उसने बोला 10 लाख रुपए। बोला वाह यार, 10 लाख का पूरा धंधा है, 9 लाख मेरा और जो धंधे का मालिक है उसका सिर्फ कितना? 1 लाख रुपए। बोले सर 9 लाख रुपए उधार दे दो, पार्टनरशिप में नहीं आना है मत आओ, 9 लाख रुपए उधार दे दो। बोला तू कैसी बात कर रहे ऋषभ, देखो पूरा कैपिटल पूरा इन्वेस्टमेंट धंधे के लिए कितना लग रहा है? 10, तो उसमें से डेट उधारी मेरे से कितनी ले रहा है बेटा? 9 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया मालूम है क्या? मतलब टोटल तुम्हारा कितना है बेटा? 10 लाख रुपए, उसमें डेट कितना है? डेट 9 लाख, और ओनर का इक्विटी कितना है? 1 लाख। भाई साहब अब बताओ इसमें कोई इंसान इन्वेस्ट करेगा क्या? बोलेगा जो मालिक है उसका सिर्फ 1 लाख रुपए लगा हुआ है, और बाहर वालों की उधारी कितनी है? डेट उधारी, डेट थर्ड पार्टी उधारी कितनी है? 9 लाख। ये धंधे का बंद होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका अप्रोच कैसा हो जाएगा? कैजुअल। उसको मालूम है अपना तो कितना लगा है? 1 लाख, धंधा डूबा। कंपनी अगर बंद हो गई तो कंपनी के मालिक को पैसा देना है क्या? नो, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। कंपनी इंसॉल्वेंट होती तो कंपनी के ओनर को पैसा देना है क्या? नो। ये तो अगर ऐसा रहता तो रिलायंस कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया तो पुलिस मेरे घर पे आ जाती है, अगर रिलायंस का एक भी शेयर मेरे पास रहता है तो, शेयर होल्डर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे कंपनी ने बायबैक नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी इसका 1 लाख का इक्विटी है और ये बायबैक करके कितना बनाना चाहता है? 50,000, और बाहर की लायबिलिटी कितनी है? 9 लाख। भाई साहब मतलब प्लीज ध्यान देना, जो मालिक लोगों का धंधा है उसका मालिक का ही पैसा कितना है? 50,000, और बाहर की उधारी कितनी है? 9 लाख। गलत है। तुम धंधा कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा अच्छा खासा लगा होना चाहिए, तो तुम्हारा धंधे में इंटरेस्ट रहेगा, तुम अच्छे से काम करोगे। पर जहां तुम्हारा धंधे में एकदम कम पैसा है और मैक्सिमम पैसा बाहर की उधारी लेकर के रखिए, तुम मर जाओगे डेट में, इंटरेस्ट पे कर करके। मतलब तुम्हारी जो भी कमाई है सब किस में चली जाएगी? ब्याज में। देखो ना, डेट ये फोकट में थोड़ी है। जब धंधे में 1 रुपया भी आता है तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। अब तुम सोचो तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट में 90% क्या है? तुम्हारा डेट। सो भैया ये बोल रहा है ये नहीं चलेगा, आपका मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए? 2:1। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर उधारी 2 रुपए है तो एटलीस्ट खुद का आधा होना चाहिए, 1 रुपया। उधारी अगर 4 रुपए है तो खुद का कितना होना चाहिए? 2। उधारी अगर 50 रुपए है तो खुद का कितना होना चाहिए? 25। इससे ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब सर डेट अगर 2 है तो खुद का 1 ये होना चाहिए, लेकिन सर डेट 3 खुद का 1 नहीं चलेगा। देखो 2:1 से ज्यादा हो गया ना, 3:1 हो गया। समझ में आया कंडीशन क्या कहती है? सो डेट इक्विटी रेशो बोलता है कि बायबैक कर करके डिनोमिनेटर इतना भी कम मत करो कि आपका आंसर 2:1 से ज्यादा आ जाए। सो मान लो यहाँ पे ये मान लो उधारी लिया है 2 रुपए, मेरा कितना है बेटा? 1 रुपया, और ये इक्विटी है ना, डेट अपॉन इक्विटी। बायबैक करके इक्विटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। शेयर इशू करते हैं इक्विटी बढ़ता है, शेयर बायबैक कर रहे हैं इक्विटी कम होता है। सो बायबैक की वजह से मेरा ये हो गया 2/0.6। चलेगा क्या? नो। आंसर देख लो इसका कितना आ रहा है बेटा? 2 से ज्यादा आएगा। ये सुनो 2:1 से ज्यादा हो गया ना, डिनोमिनेटर कम हो गया तो वो आंसर बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात, डन। कितना है बेटा इसका आंसर? 3.1 डिवाइड बाय कुछ नहीं मतलब 1, मतलब 3.1:1 नहीं चलेगा। सो आप बायबैक कर करके आपका इक्विटी यानी डिनोमिनेटर इतना भी कम मत करो कि आपका आंसर 2:1 से ज्यादा आ जाए। या छोड़ो ना, गावरान लैंग्वेज में बताता हूं, बायबैक के बाद का आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया सभी को? नहीं तो क्या हो जाएगा? ओनर का पैसा धंधे में एकदम कम और सारा उधारी पे धंधा कर रहे हैं। उधारी पे क्या हुआ? धंधा लंबे समय तक नहीं चलता। ओन फंड होना चाहिए। हर चीज लोन फंड से काम नहीं चलेगी। धंधे में 2 टाइप के फंड होते हैं, ओन फंड, लोन फंड। लोन फंड कम से कम होना चाहिए, ओन फंड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये सर नो। बट अगर आप बायबैक कर रहे हो मतलब आप ओन फंड कम कर रहे हो। अरे बाबा इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देना मतलब इक्विटी कम करना हो गया ना। ये तो ऐसी बात हो गई आपने बाहर वालों का पैसा नहीं दिया, पहले ओनर का पैसा वापस कर रहे हो। अरे ये कैसी बात हुई? ये तो ऐसी बात हो कि घर पे मेहमान आए उनके लिए रसगुल्ले का डब्बा बुलाया, बाहर वालों को रसगुल्ला खिलाया नहीं, उनके सामने पहले खुद ही खा रहे हो। घर वालों को सबसे आखिरी मिलना चाहिए, ओनर को सबसे आखिरी मिलना चाहिए, और आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओनर को उनका पैसा वापस किए जा रहे हो। बायबैक यानी क्या? रीपेमेंट ऑफ द ओनर्स फंड ना, रीपेमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। गलत बात है। सो आप बायबैक कर करके इतना भी इक्विटी कम नहीं कर सकते कि आपका डेट अपॉन इक्विटी रेशो का टोटल 2:1 से ज्यादा हो जाए। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चल नेक्स्ट कंडीशन,
gap between two buyback should not be more than 1 year. Should be more than 1 year. अरे जा रहे, हाँ, शुड बी मोर देन 1 ईयर, यानी दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। जी मैम, हाँ एकदम परफेक्ट। नहीं मैम, लैग नहीं हो रहा है, ये बच्चों लैग हो रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। डन, चलो आ जाओ। चलो बेटा, सो दो बायबैक के बीच में गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 साल या उससे ज्यादा। मोर देन और इक्वल्स टू 1 ईयर, ऐसा इक्वल्स टू भी कर दो। मिनिमम 1 साल या उससे ज्यादा, यानी आप 1 साल में 2 बायबैक नहीं कर सकते। वंस अनाउंस्ड कैनॉट बी कैंसल्ड और रिवर्ट बैक। सलमान खान बन जाओ, एक बार जो कमिटमेंट कर दूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, यानी एक बार अगर आपने अनाउंस कर दिया तो फिर बस अब आप पीछे नहीं हटोगे। डन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, इफ कंपनी इज लिस्टेड देन फॉलो सेबी रेगुलेशंस। इफ कंपनी इज अनलिस्टेड, यानी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी का शेयर लिस्ट नहीं है, ट्रेड नहीं हो रहा है उस स्टॉक, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे। भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें से 2 हर किसी को पता है, बीएससी, एनएससी, उसके अलावा भी और 25-26 है। देन सो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट नहीं है, देन फॉलो कंपनी एक्ट, ओके, कंपनीज एक्ट रेगुलेशंस, बराबर है। नेक्स्ट, बायबैक कैन नॉट बी प्रोसीड आउट ऑफ बोरोड फंड्स। अभी मैम पूछने आई थी ना, लैग हो रहा है क्या? मुझे लगा ऑफर है, मैम बोल रही है लैग हो रहा है, तो मैं हाँ बोलने वाला था, है कि नहीं? तो मतलब क्या है, ब्रेक मिल जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैम को ब्रेक चाहिए, वड़ा पाव पार्टी, तो मैम पूछने लैग हो रहा है, क्वेश्चन था या ऑफर था, समझ में नहीं आया मेरे को। चलो आ जाओ। सो अच्छे ध्यान देना, बायबैक कैन नॉट बी प्रोसीड आउट ऑफ बोरोड फंड, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा नहीं चलेगा। तुम बायबैक कर रहे हो, उधार का पैसा लेके बायबैक नहीं कर सकते। तुम्हारे खुद के पास सरप्लस कैश है तो बायबैक करो, नहीं तो गपचुप बैठो। उधार का पैसा लेके बैंक से लोन लिया और बैंक वालों को बोला लोन चाहिए, बैंक वाले बोले ओके, किसके लिए? हम बोल रहे हैं उनको बायबैक के लिए, नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात हो गई, एक की उधारी वापस करने के लिए दूसरे से उधारी ले रहे हो, ये सर नो। सो तुम्हारे खुद के पास सरप्लस कैश है तो ही बायबैक करो, नहीं तो बायबैक मत करो। नेक्स्ट कंडीशन, बायबैक कैन नॉट बी प्रोसीड्स आउट ऑफ funds from the issue of same class of equity shares। जो क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोला ले, जो क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करके बायबैक नहीं कर सकते। मतलब मेरे पास बायबैक के लिए पैसा नहीं था तो मैंने क्या किया, नए इक्विटी शेयर इशू किए। बोरोड फंड का तुमने मना कर दिया ना, दूसरा रास्ता, मैंने नए शेयर्स इशू किए, उनसे पैसा आया और उस पैसे से पुराने वाले शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहा हूं, चलेगा क्या? ये तो ऐसा हो गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुमने नए शेयर इशू किए, पैसा लिया और उस पैसे से पुराने शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हो। अगेन सेम लॉजिक, इसकी टोपी उसके सर, एक से उधार लेके दूसरे का उधारी वापस कर रहे हो, नहीं चलेगा। यस और नो, ये सारी क्या है बेटा, बायबैक की कंडीशंस है। अब अच्छे से ध्यान देते हैं सब लोग। फुल्ली पेड का लिख लिया ना हमने, हाँ फुल्ली पेड का ही बायबैक होगा। अब इन सारी कंडीशंस में बच्चों ये 3 कंडीशन ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज होती है। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि बचे हुई सारी थ्योरी कंडीशंस है, बचे हुई सारी क्या है, थ्योरी कंडीशंस है। देखो 3 कंडीशन कौन सी, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। मतलब सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमको 12-12 कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं, हैप्पी। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या समझेंगे, ये 3 छोड़ के बचे हुए 9 कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऐसा अजम्पशन ले लेंगे। बट ये 3 कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर में नंबर्स कैलकुलेशंस है ना, यस और नो। आ जाओ, अब मैं आपको बायबैक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना चाहूंगा। डन, लिखा है सभी ने, लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बायबैक, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग ये कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय अभी। डन, लिखो बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अच्छा अपने आप में एक टॉपिक है। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक। ले बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अब कोई भी कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कॉमन सेंस, शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, यस और नो। तो शेयर कैपिटल को हम लोगों को डेबिट करना है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, कितने से कम होगा, जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था, फेस वैल्यू से। मान लो 100 रुपए का, ए मुन्ना ध्यान देना, देख मैं साइड में लिख रहा हूं, 100 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है और कंपनी उसे बायबैक कर रही है 20% प्रीमियम पे। सो बता बेटा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक कितना है, 120 अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। ओके, इस 120 में नॉमिनल वैल्यू कितना है रे, 100 रुपए। इस 120 में प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेएबल ये नुकसान वाला प्रीमियम है, कंपनी ज्यादा दे रही है। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक कितना है, 20। अब बताओ कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हो रहा है, 100 रुपए से। देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, बराबर है क्या। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कितना है, एक लाइन का स्पेस लेके लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है ना, बायबैक कर रहे हैं, शेयर्स लेंगे तो पैसा देंगे ना, तो ड्यू करो, पैसा देना बाकी है। सो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 120, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 120, यस और नो। सो कैपिटल कम हो गया 100 रुपए से, देना 120 रुपए है। 20 रुपए क्या है कंपनी का नुकसान, उस नुकसान का नाम क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक। नुकसान, नुकसान, नुकसान का डेबिट बैलेंस, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट करो। रुको, नुकसान को डेबिट करता हूं, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड 20। जम गया मामला। नरेशन इसका क्या लिखेंगे आप, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC आप पूरा लिखोगे प्लीज, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बच्चा बोल रहा है सर 11वां पॉइंट और लास्ट सेकंड पॉइंट शो कर दो। जी हाँ मैम, लगता है आपके मैसेजेस मेरे पास लेट आ रहे हैं क्योंकि इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, अभी आए मैसेज और टाइम दिख रहा है 2 मिनट पहले का। हाँ थैंक यू तिशा। डन। 11 पॉइंट, buyback cannot be proceed out of the funds from issue of same class of equity share, same class of equity share। हाँ बोल बेटा, हाँ कर दो बेटा, ध्यान देना। अब जब भी कोई कंपनी शेयर्स बायबैक करेगी तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। इसीलिए मैंने शेयर कैपिटल को क्या किया, डेबिट, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से हो, ट्रांजैक्शन है बायबैक का, मतलब शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, कम, इसलिए मैंने कैपिटल को क्या किया, डेबिट। अब कैपिटल तो कम हो गया लेकिन अब पैसा किसको देना है, कैपिटल कम करके पैसा देना बाकी है। जब भी किसी पार्ट या पर्सन को पैसा देना बाकी है तो पार्ट या पर्सन मेरा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे क्या बन गए, क्रेडिटर, उनको पैसा कितना देना बाकी है, 120। अब 100 रुपए के बदले 120 देना है। दूध पीता बच्चा भी बोलेगा 20 का नुकसान है, नुकसान, नुकसान का डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। नुकसान का डेबिट बैलेंस है, नुकसान बढ़ गया, नुकसान का नाम क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक, बराबर, उसको डेबिट कर दी। सो पहला वाला एंट्री तो हो गया। देखो
टॉ फर्स्ट एंट्री देखो 120 वाला हो गया क्या? चल आगे बढ़ते। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखना जरा ध्यान सुनना, अब देखो कैसी तकलीफ आ गई कंपनी के सामने। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रही है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रही है, तो वो जो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स है ना, जो दूर से देख रहे थे कंपनी को, इनके पेट में दुखना शुरू हो गया। यस और नो? ये नाराज हो गए। इन्होंने क्या बोला कंपनी को? हे कंपनी सुन, तू क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रही है? कंपनी ने बोला हाँ अलाउड है, सेक्शन 60, 69, 70 सारी कंडीशन फुलफिल की। अरे भाड़ में जाए कंडीशन, हमने तुमको पैसा दिया था। कंपनी ने बोला हाँ। हम थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स है। कंपनी ने बोला हाँ, पहले हमारा पैसा वापस करो। ओनर का पैसा कैसे वापस कर रहे? तुम हमें बोले बगैर ओनर का पैसा वापस कर रहे हो, मतलब हमारा पैसा उस धंधे में है जिस धंधे में ओनर का पैसा ही कम है। तुमने जाने अनजाने में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम कर दिया। हमने उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके आपको पैसा उधार दिया था। तुम तो बायबैक करके कैपिटल स्ट्रक्चर की मदर सिस्टर कर रहे हो, नहीं चलेगा। कंपनी ने बोला ठीक है सही है तुम्हारा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। उन्होंने बोला हमारा पैसा वापस करो। थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स बोल रहे, कौन? डिबेंचर होल्डर्स, बैंक जिनसे लोन लिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बोल रहे हमारा पैसा वापस करो। ये तो ऐसी बात हो कि तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर रहे हैं। पहले बाहर वालों का दिया जाता है, घर वालों का पहले पैसा दिया जाता है? बाहर वालों का। हम बाहर वाले हैं, थर्ड पार्टी है। कंपनी बोला ठीक है, और इसके अलावा और कोई रास्ता? तुम्हारा पैसा नहीं तो एक काम करो, जितने से तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर कम कर दिया, बायबैक कर करके उतना कैपिटल स्ट्रक्चर फिर से खड़ा कर दो। हमने बोला हाँ ये हो सकता है। तो बोलो बायबैक के कारण यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ? 100 से, 120 से कि 20 से? 100 से। कैपिटल स्ट्रक्चर तो फेस वैल्यू से कम होता है ना। तो फिर इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है। अब गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है तो दो रास्ते। कितने से कम हुआ? 100 से ना। सो पहला रास्ता, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बट ऑफ अदर क्लास। जो क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं वो क्लास ऑफ शेयर्स आप इश्यू नहीं कर सकते, कंडीशन में देखा था। ये पहला रास्ता। और अगर उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिक ही नहीं रहे तो दूसरा रास्ता, कंपनी के पास अगर कोई फ्री रिजर्व होगा तो उस फ्री रिजर्व को कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बना देगी। यानी कहां पे ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। और आप सभी लोगों को मालूम है सीआरआर का सिर्फ सिर्फ एक ही यूज है, क्या है? बोनस शेयर। मतलब सीआरआर आज नहीं तो कल क्या बनने वाला है? शेयर कैपिटल। मतलब सीआरआर आज नहीं तो कल क्या बन जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये दोनों में से कोई तो एक रास्ता कंपनी यूज करेगी। क्यों 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 आ गया है सब लफड़ा? थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंपनी हैव टू मेंटेन दैट गिरता हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर। किसकी वजह से गिर रहा है? बायबैक की वजह से। सो बायबैक की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ, उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है। खड़े करने के दो रास्ते, पहला ये, दूसरा, या फिर थोड़ा सा पहले रास्ते से थोड़ा सा दूसरे रास्ते से। यस और नो? और उसके बाद ये जो कंपनी का लॉस हो गया, इस लॉस को हमें क्या करना है? नीड टू सेट ऑफ और राइट ऑफ। इसके लिए भी दो रास्ते, या तो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर और आउट ऑफ, बोलो बेटा, फ्री रिजर्व। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम या तो फ्री रिजर्व, यहीं से हम लोग कहीं से कुछ तो करने वाले हैं। यस और नो? सो ये चार्ट, अच्छा पहले वाले की एंट्री का नरेशन लिख लो पहले। कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स इट। है ना? आज के लिए इतना काफी है। इसकी बाकी एंट्रीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन?